गुड इवनिंग सभी को। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। हमारा कोर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है। एक दो दिन में हम इसका भी सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, तो थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कोर्स हमें कराया जा रहा है नेप्टल के थ्रू, NPTEL के थ्रू। जो हमारा एग्ज़ाम होगा जिसका, ये हमारा 12 वीक्स का कोर्स है, ठीक है ना। और अब ये कोर्स हमें करा रही है IIT खड़गपुर। कौन करा रही है? IIT खड़गपुर। इन्हीं के प्रोफेसर हमें कोर्स पढ़ाने वाले हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, तो क्लाउड की इंफॉर्मेशन हमारे लिए होना काफ़ी बेनिफिशियल है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कोर्स को, ठीक है। बेसिकली हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि हम जैसा जो हमारा आज का लेक्चर है। आज क्या तारीख है? आज हमारी 5 तारीख है, 5/4/24। आज के दिन में हम कोशिश करेंगे हम 2 वीक्स कवर कर लें, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारा अगला लेक्चर कल लगने वाला है 6 को। 6 नहीं तो 7 को हमारा लेक्चर लगेगा, कल या परसों में। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट 3 वीक्स कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। और उसके बाद में 3 दिन का गैप मिलेगा हमको, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम शेड्यूल करेंगे 10 तारीख के आसपास। 10 तारीख के आसपास हम शेड्यूल करेंगे। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम 3 वीक्स कवर कर लें, ठीक है। और जो रिमेनिंग होगा, जो हमारा रिमेनिंग होगा, ठीक है ना, वो हम कोशिश करेंगे कि हम 13 या 14 तारीख तक कवर कर लें। 13 या 14 अप्रैल तक कवर कर लें। और उसके बाद में चूंकि जैसा हम सबको पता है कि हमारे एग्जाम की डेट है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हमारा एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो हम कोशिश करेंगे हम 18 अप्रैल से पहले एक बार हमारा रिवीजन भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले तो कंप्यूटिंग क्या होता है, हमको कंप्यूटिंग की डेफिनेशन से शुरू करना है। तो कंप्यूटिंग का मतलब होता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। हैंडराइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, हमको एक दो लेक्चर्स के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसको भी सॉल्व आउट कर देंगे। जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसके लिए क्या ढूंढते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। हम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और सॉल्यूशन ढूंढने के बाद में हम उसको मोर स्केलेबल करने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए आज अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम यहाँ तो पैदल जाएंगे या व्हीकल से जाएंगे। तो हमारे लिए व्हीकल ज़्यादा सही रहेगा अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो हमारी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी हो गई। इसी टाइप से क्लाउड कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटिंग टर्म है, उसका मतलब है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमने उसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट फाइंड कर दिया है। तो इसको हम गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी से जान सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मतलब जो कंप्यूटिंग के ट्रेंड्स थे, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आया। जैसे सीधा ही हमने कंप्यूटिंग को मतलब जैसे हमने कंप्यूटिंग की खोज की तो डायरेक्टली तो क्लाउड कंप्यूटिंग आ नहीं गया ना। तो हमने कंप्यूटिंग के ट्रेंड्स देखने, हालांकि ये इतने मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग आने से पहले की चीज है। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग आने से पहले की चीज है। ट्रेंड्स देखते हैं हम। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 1 मिनट हम कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मतलब बहुत साल पहले, मैं भी बात कर रहा हूँ 18s की। तो उसमें हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग था। अब इसमें क्या था, हम एक एक चीज को साथ साथ समझते चलेंगे और साथ साथ में कवर करते चलेंगे ताकि हमारे लिए बैकलॉग कम बचे। क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि 18 तारीख हमारे एग्जाम की डेट है, तो हमारे पास टाइम काफी कम बचा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर करें और इफिशिएंट वे में हम हमारा कंटेंट कवर करें।
क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि ये जो हमारा कोर्स है इसमें हमारी थ्योरी बहुत ज़्यादा है और न्यूमेरिकल नहीं के बराबर है। मतलब अगर आपका पेपर में 100 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 80 क्वेश्चन से लगाकर 85 क्वेश्चन तक आपको थ्योरी के मिलेंगे और बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो हमको कोशिश करना है कि हम कैसे भी करके हमारा एक बार थ्योरी कंटेंट कवर कर लें। उसके बाद में जो जैसे जो कम इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले के ट्रेंड्स है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्रिड है, क्लस्टर कंप्यूटिंग है, एक यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, ये सब चीजें मतलब इन सब से क्वेश्चन बनने के कम चांसेस है, तो हम इनको ऊपर ऊपर से कवर करेंगे। बाकी आप सबके पास नेप्टल तो है ही, तो नेप्टल में जो पीपीटीज प्रोवाइडेड हैं उनमें सबका डीप नॉलेज दे रखा है, तो हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द से हम क्या समझते हैं कि कोई भी चीज फैली हुई होनी चाहिए, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमने एक टास्क परफॉर्म करवाना है, अगर मान लो हमने एक टास्क परफॉर्म करवाना है और हमारा टास्क है कि हमको 2 × 2, उसके बाद में प्लस करना है 4 × 4 और उसके बाद में प्लस करना है 6 × 6। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो हमारे पास होंगे सर्वर्स मल्टीपल सर्वर्स या मल्टीपल सिस्टम बोल दो आप, ठीक है। उनके थ्रू हमें टास्क परफॉर्म करवाएंगे। मान लीजिए पहले सिस्टम ने 2 × 2 परफॉर्म किया, दूसरे सिस्टम ने 4 × 4 परफॉर्म किया, तीसरे सिस्टम ने 6 × 6 परफॉर्म किया और अल्टीमेटली सबने उसको कंबाइन कर दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया कि भैया 4 + 16 + 36। तो ये हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट आ गया। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके बाद में सारे रिजल्ट आपस में मिलकर जो फाइनल रिजल्ट है हमें वो दे रहे हैं। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, क्योंकि थ्योरी में तो हम 2 × 2 वाला एग्जांपल दे सकते हैं लेकिन डेफिनेशन हमने लिखनी पड़ेगी। तो हमने इसमें लिखना है कि भाई ये है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज करता है, यूज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फॉर सॉल्व प्रॉब्लम्स। जैसे हमने पहला देखा 2 × 2 4 × 4 वाला कि भाई अलग अलग जगह से टास्क होके आ रहा है और फिर वो एक जगह पे मिल जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड के एग्जाम्पल क्या क्या है? तो हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एटीएम मशीन। एटीएम मशीन एक हिसाब से हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एटीएम मशीन अलग अलग बैंक की बहुत जगह होती है और वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है। तो ये हम देख सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट जो आप लोग फोन में यूज करते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे है कि भैया आपको मान लो एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि मतलब मान लो आपने कोई बुक सर्च की कि भैया मुझे फिजिक्स की कोई बुक चाहिए या केमिस्ट्री की कोई बुक चाहिए, या आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सर्च किया, आपने मान लो गाउस को लॉ सर्च कर लिया, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वे से आपको प्रोवाइड करेगा ना इन्फॉर्मेशन कि भैया एक आर्टिकल आप इसका उठा लो, एक किसी और ने पढ़ा रखा है, एक स्टडी आईक्यू ने पढ़ा रखा है। तो मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंबाइंड हो गई और ये सब किसके थ्रू हुआ? ये सब इंटरनेट के थ्रू हुआ। तो इंटरनेट भी हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि ये रिसोर्स शेयरिंग करता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये रिसोर्स शेयर कर रहा है। मतलब अगर एक टास्क को करने में कुछ रिसोर्स लग रहे हैं और अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से करें तो मल्टीपल सिस्टम या मल्टीपल कंप्यूटर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो बाद में जाके कंबाइन होंगे, वो एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। समझे आप? रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये होता है कि मल्टीपल सिस्टम एक ही रिसोर्स को शेयर करके कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये लोड भी शेयर करता है। मतलब लोड शेयर से भी आप समझ सकते हो कि जैसे वर्कलोड ज्यादा होता है या बहुत सारा टास्क किसी को परफॉर्म करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अलग अलग में बांट देगा। अच्छा, तीसरा इसका एक और एडवांटेज है कि ये एक्सपेंड इजी होता है, इजी टू एक्सपेंड। अगर हमने इसको बढ़ाना है, हमने इसका मतलब लार्ज मॉडल करना है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। चौथा इसका सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है।
मतलब हम इसको बोल सकते हैं स्पीड में होता है, इतना स्पीड में भी नहीं कि मतलब किया और हो गया, लेकिन एज कंपेयरिंग टू नॉर्मल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग क्या है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक टास्क कर रहे हैं ना, या बहुत सारे सिस्टम, 3-4 सिस्टम मिलकर मान लो एक ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई अदर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, तो वो क्या है, काम जल्दी हो जाएगा, तो इसका परफॉर्मेंस में भी इन्हांस है। ठीक है ना। और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए बेटर है, क्योंकि जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है तो क्लाइंट बहुत सारे होते हैं और सर्वर एक ही होता है, तो हम अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग यूज करेंगे तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, अब हमारे पास दूसरा है कंप्यूटिंग ट्रांस में ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या है हमारे पास? ग्रिड कंप्यूटिंग। अच्छा, अब ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? हमको ये चीज थोड़ी सी नाम से कंफ्यूज करने वाली है कि भैया ग्रिड कंप्यूटिंग को कैसे समझे। तो मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि ग्रिड कंप्यूटिंग एक डिप्लॉयमेंट मॉडल है विच इनेबल्स वर्चुअलाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। क्या लिखा, क्या बोला मैंने कि ग्रिड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग विल इनेबल्स वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन से आप समझ रहे होंगे कि मतलब जो चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन उसका वर्चुअलाइज हो रहा है इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग विच इज नोन एज ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होगा, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग में हम टास्क परफॉर्म कर रहे थे उसी का वर्चुअलाइज करना और उसी का थोड़ा सा अगर हम इन्हांस कर देते तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग आता है। अच्छा, डेफिनेशन से अगर इतना नहीं क्लियर हुआ तो हम एग्जांपल से बोल सकते हैं कि भैया जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग में जो नेटवर्क है ये उसको और वर्चुअलाइज कर देगा या और मतलब इन्हांस कर देगा, तो ये जैसे नेटवर्किंग में हो सकता है। दूसरा आपके ये प्रोसेसिंग में हो सकता है। अब प्रोसेसिंग भैया क्या चीज है? प्रोसेसिंग है कि किसी एक टास्क को कंप्लीट करने में क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या टाइम लग रहा है। हमको नहीं पता कि सीपीयू के पीछे कौन सी एक्टिविटी चल रही है या सीपीयू के पीछे कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। हमने तो मान लीजिए भाई हम कोडिंग कर रहे हैं, हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया, लेकिन हमने नहीं पता ना पीछे कौन सी एक्टिविटी चल रही है। तो वो प्रोसेसिंग को भी वर्चुअलाइज करके फास्ट कर देगा, ये ग्रिड कंप्यूटिंग में आता है। और तीसरा हम ये बता सकते हैं कि इसका एक बेनिफिट है कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाता है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाता है, स्टोरेज कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग की होती है उसको एनहांस कर देता है। अच्छा, अब हमने ग्रिड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड ग्रिड कंप्यूटिंग? जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग था और ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का ही वर्चुअलाइजेशन वाला मॉडल है, तो हमने ग्रिड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? हमने ग्रिड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ी कि जैसे बहुत बड़ा बड़ा डाटा अगर हमें मिल रहा है, मान लीजिए जैसे अभी मतलब जैसे पहले के जमाने में 1800-1900 के टाइम में इतने डाटा नहीं होते थे, लेकिन अभी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाके देखें या आप हेल्थ सेक्टर में जाके देखें तो किसी पेशेंट का इलाज करने के लिए उसके पुराने डाटा को भी एनालाइज किया जाता है। या और भी कई सारी, जैसे आप अगर शेयर मार्केट में चले जाए तो वहां पर भी डेटा एनालाइज एक बहुत बड़ी चीज है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो डेटा एनालाइज के लिए मतलब ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है कि भैया आप मतलब इसके थ्रू आप अच्छे तरीके से और इफिशिएंट वे से आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए भी सही है ग्रिड कंप्यूटिंग। अच्छा, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रिड। ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग का एंड होगा। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है ये इतने हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और अभी हमें सिलेबस कवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको ऊपर ऊपर से देखेंगे, इनके अंदर हम इतना वो मतलब डीप नहीं जाएंगे कि भैया मतलब एकदम प्रॉपर थ्योरी। और फिर भी आप लोगों के पास नेप्टल तो है ही, तो आप नेप्टल के थ्रू मतलब इसकी पूरी डीप पीपीटी आपको उसमें मिल जाएगी। तो हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ ग्रिड। सबसे पहला है कंप्यूटेशनल ग्रिड। ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है हमारे पास डेटा ग्रिड। अब हमारे पास तीसरा क्या है?
हमारे पास तीसरा है नेटवर्क ग्रिड, और हमारे पास चौथा है यूटिलिटी ग्रिड। ये नेम से ही मतलब इनकी डेफिनेशन मतलब हमको एग्जाम में लिखने की इतना नहीं आएगी, तो हम इनकी डेफिनेशन को फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं, और बाकी जो पीपीटीज हैं हमारे पास हम उसके थ्रू इसको कर लेंगे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया भैया ग्रिड कंप्यूटिंग। अब हमने नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमको अब करना है, हमारे पास एक तो दो चीजें बची हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले, एक क्लस्टर कंप्यूटिंग और एक यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो आप लोग की जो पीपीटी है उसमें क्लस्टर पहले दे रखा है और यूटिलिटी बाद में दे रखा है, तो हम भी पहले क्लस्टर कंप्यूटिंग ही कर लेते हैं। क्लस्टर कंप्यूटिंग। अच्छा, अगर किसी को पता है क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम इसकी डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। क्लस्टर कंप्यूटिंग जब डिप्लॉय हुआ, मतलब जब इसकी खोज हुई, तो वो क्यों हुई? सबसे बढ़िया चीज क्लस्टर कंप्यूटिंग की ये है कि ये स्पीड बढ़ा देता है। हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। इट डिप्लॉयड फॉर इंक्रीज स्पीड एंड रिलायबिलिटी। हमारी स्पीड और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्लस्टर कंप्यूटिंग को मतलब उसको उसका डिप्लॉयमेंट किया, या हमने मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग के बाद में हमने उसकी मतलब उसकी खोज की, और जो किसके ऊपर, वो ओवर द सिस्टम, ओवर सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम क्या है? सिस्टम एक कंप्यूटर हो सकता है, सिस्टम एक सर्वर हो सकता है, सिस्टम कोई भी छोटा सा डिवाइस हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। मतलब उसकी स्पीड को और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो हमने डिप्लॉय किया है वो हमारा क्लस्टर कंप्यूटिंग है। और अच्छा, अब आगे इसके मतलब क्या यूजेस हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे। सबसे पहले यूज्ड इन लैन। लैन आप सभी लोग जानते होंगे, हम सभी लोग आज के जमाने में अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो हमने लैन केबल सुना ही होगा। आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें लैन केबल नहीं आ रहा है, लेकिन जो पहले लैपटॉप्स आते थे आज से 3 साल 4 साल पहले, 2018 से पहले, उनमें सभी में लैन पोर्ट होता ही था। लैन पोर्ट एक बहुत बड़ा सा मतलब होल होता है जहां पर आप अपनी इंटरनेट केबल कनेक्ट करते हैं, जिसको आप लैन कहते हैं। तो ये उसमें मतलब हमारा चूंकि अगर हम एक वाईफाई से इंटरनेट ले और एक आप लैन से इंटरनेट ले, लेकिन अभी तो जैसे 5G आ गया है तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो गई है। लेकिन ये जब डिप्लॉय हुआ तब के जमाने में लैन काफी चलता था, और लैन की वजह से आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती थी और बहुत बढ़ जाती थी, जिससे आपकी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाती थी इंटरनेट की। तो उसके लिए हमने ये क्लस्टर कंप्यूटिंग हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव हुआ। अच्छा, अब क्लस्टर कंप्यूटिंग के हम कुछ और बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि भाई सिस्टम की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। सिस्टम अवेलेबिलिटी, सिस्टम की अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा। अच्छा, दूसरा है ये स्केलेबिलिटी भी बढ़ा देगा। हम लोग आज के लेक्चर में थोड़ा सा बेस बेस कवर करके चलेंगे और थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो जो बेसिक लेवल है वो हमारा क्लियर हो जाए, और हमको मतलब आगे जैसे वीक 3, 4, 5 और 7 और इसके आगे के जो भी वीक है उनमें थोड़ा सा हम एडवांस जाएंगे, तो हमारा मतलब एटलीस्ट क्लाउड का बेस कंप्लीट हो, हमको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पता हो। जैसे जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये एक हिसाब से क्लाउड की हिस्ट्री है, कि भैया ग्रिड कंप्यूटिंग आ गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया, फिर उससे क्लस्टर आ गया, और ये सारी चीजें जो हिस्ट्री में आएंगी, तो ये हमारा अगर थोड़ा सा क्लियर होगा तो हम क्या है आगे से अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरा हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग इसका परफॉर्मेंस भी बढ़ा देता है, जैसा कि हमने इसमें भी देखा था अपने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, वो भी परफॉर्मेंस बढ़ा देता था। लेकिन दोनों एक अलग अलग चीज है, तो दोनों की क्वालिटी भी अलग अलग है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट हम इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग भी हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट बचता है यूटिलिटी कंप्यूटिंग, उसके बाद में हम आ जाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या है?
स्क्रीन हमारी थोड़ी सी छोटी है, हम इसको भी लार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हमको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। अच्छा, यूटिलिटी कंप्यूटिंग की मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स अ प्रोसेसर विच इम्प्लीमेंट्स पार्शली क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इम्प्लीमेंट्स पार्शली क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, पार्शली का क्या मतलब है? मतलब पूर्ण रूप से ये क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, फिर हम इसको क्लाउड कंप्यूटिंग ही नाम देते थे। ये पार्शियली क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ थ्योरीज या कुछ कॉन्सेप्ट जो इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने आप में, तो इसको हम यूटिलिटी के नाम से जान सकते हैं। कि जैसे इसमें भी सर्विस प्रोवाइडर के मॉडल होते हैं, इसमें भी पे फॉर यूज मॉडल होता है, जैसा कि थोड़ी बहुत चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग के सिमिलर हैं। तो सबसे पहला ये है कि ये एक सर्विस प्रोवाइजनल मॉडल है। सर्विस प्रोवाइजनल मॉडल है। दूसरा ये है कि ये पे फॉर यूज प्राइसिंग बिजनेस मॉडल है। अच्छा, पे फॉर यूज से हमको क्या क्लियर हो रहा है? पे फॉर यूज हमको नाम से ही क्लियर है कि यूज करने के लिए पे करना पड़ेगा, और बेसिकली ये बिजनेस के लिए है। तो ये हमारे मतलब एजुकेशन सेक्टर में कम काम आएगा। तीसरा ये है कि ये जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, मैं ज़्यादा आपको लिख के बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर हमारा लंबा हो जाएगा। ये नोट्स जो भी मैं लिख रहा हूँ ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, और बाकी सारी पीपीटीज तो आपके पास हैं ही, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके दो चार और मतलब इसके बेनिफिट्स और मतलब ड्रॉबैक्स हैं जो आप लोग पीपीटी से भी देख सकते हैं। एक ड्रॉबैक मैं आपको इसका बता देता हूँ कि भाई इसमें जो डेटा बैकअप होता है वो थोड़ा सा मुश्किल से होता है। मतलब या मुश्किल से होता है या नहीं होता है, आप ऐसा बोल सकते हो कि डेटा बैकअप जो होता है वो मतलब थोड़ा सा उसका एबिलिटी कम है, या वो नहीं हो पाता है, या जिस तरीके से आप समझना पाओ उसमें इसमें दिक्कत आती है कि हमको डेटा बैकअप करने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। और सिक्योरिटी भी इसकी एज कंपेयर टू मतलब अदर मॉडल्स थोड़ी सी कम रहती है। तो ये जो है कि इसमें ये एक तकलीफ है। अब हमने शुरू करना है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो हमारा कोर्स है सबसे पहले। तो आइए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए क्लाउड क्या होता है? आप लोगों ने वर्चुअल का तो नाम सुना है, मतलब वर्चुअलाइजेशन टर्म हमने सबने सुना है। तो क्लाउड एक वर्चुअल चीज है, आप लोग अगर इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो जिसको जैसे आप लैपटॉप में काम करते हैं या अपने कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं, तो उसमें हमारे पास या तो एसएसडी होगा जैसे आजकल के लैपटॉप में है, या पहले के लैपटॉप में या सीपीयूज में जो डलता था हार्ड डिस्क होता था। 256 जीबी का, 512 जीबी का, 1 टीबी, 2 टीबी का हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क होता था, या आजकल जो लैपटॉप होता है। वैसे ही क्लाउड जो है वो, अगर हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी देखें, अगर हम इसका बेसिक मीनिंग और बेसिक डेफिनेशन देखें, तो क्लाउड है कि हमारा डेटा स्टोर करना, वो भी वर्चुअल तरीके से। एक क्लाउड जो होता है उसमें हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिसमें हम फिर जिसको हमको बाद में इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, और वो क्लाउड में हमारा सेफ पड़ा रहेगा, जिसको जब तक हम ना चाहे तब तक कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इससे एक तो हमारा स्पेस बच रहा है, दूसरा हमारा वर्चुअल मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो एक बार हम थ्योरी में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर आप सभी नोट कर रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द, ये डेफिनेशन आपके नेप्टल की पीपीटी में भी दे रखी है, और मैंने भी मतलब दो चार चीजें उसी से उठाई हैं, तो काफी सिमिलर दिखेगी आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर्स एंड डेटाबेस एंड also नेटवर्किंग
ETC हम लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ओवर द इंटरनेट। अच्छा, अब हमने डेफिनेशन से क्या क्लियर हो रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर्स, डेटाबेस एंड आल्सो नेटवर्किंग एक्सेट्रा ओवर द इंटरनेट। जैसा मैंने आपको बताया कि हमको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है, हमारा क्लाउड इंटरनेट पे ही पड़ा रहेगा। तो हम जो भी चीजें स्टोर कर रहे हैं, हम अगर हमारा डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं, जैसे अगर आप लोग को पता भी होगा कि फेसबुक है, उसका एक क्लाउड है, उसका एक डेटाबेस है, जिसमें अगर आप आईडी पासवर्ड सेव कर देते हैं तो वो बाद में आपको अपने आप अल्टरनेट ऑप्शन में आ जाता है कि भाई ये आपका आईडी पासवर्ड था। या माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, या और भी कई सारी चीजें, जैसे व्हाट्सएप का अपना डेटाबेस है, मेटा का अपना डेटाबेस है, इंस्टाग्राम का अपना डेटाबेस है, कई सारी यूनिवर्सिटीज के अपने डेटाबेस क्लाउड होते हैं। तो उन सब में जो डेटा स्टोर होता है, जो बाद में हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो अब इसकी एक और डेफिनेशन है जो हमसे पूछी जा सकती है, जो कि NIST डेफिनेशन है। NIST, एक मिनट, शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, अब NIST सबसे पहले तो क्या है? NIST एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विस टेक्नोलॉजी, या शायद ऐसा ही कुछ इसका नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मुझे कंफर्म शायद नहीं है, एक मिनट में आप लोग को चेक करके बता देता हूँ। हाँ, NIST की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये NIST की फुल फॉर्म है। तो NIST ने क्लाउड की डेफिनेशन दी थी कि इट्स द मॉडल फॉर इनेबलिंग यूबिक्यूटस convenient on demand network access to the share pool of configurable computing resource। ये डेफिनेशन मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। ये डेफिनेशन आपको आपकी नेपटल की साइट पे या उसकी पीपीटी में मिल जाएगी। ये डेफिनेशन हमको जरूर याद करके जानी है, क्योंकि हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन या इसका कोई मतलब इसका कोई एक लाइन पूछ सकता है, या इसके मतलब अकॉर्डिंग टू NIST व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब पूछ सकता है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है। तो जो भी है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इनेबलिंग यूबिक्यूटस ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहली तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, NIST की डेफिनेशन से क्लियर है कि भैया ऑन डिमांड है, ये ऑन डिमांड सर्विस है। मतलब आप जितनी डिमांड करोगे, जब डिमांड करोगे, आपको उतना क्लाउड मिल जाएगा। क्लाउड एक फ्री सर्विस नहीं है, क्लाउड के लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है आपको कितना स्टोरेज चाहिए। मान लो कोई किसी यूनिवर्सिटी को अपना डेटाबेस बनाना है क्लाउड के ऊपर, तो मान लो बोल रही हमको 512 GB सफिशिएंट है, किसी को 1 TB, किसी को 2 TB, किसी को 3 3 4 4, किसी को बहुत सारे टीबी चाहिए होते हैं, किसी का काम छोटे से कुछ कुछ जीबी में हो जाता है। तो वो ऑन डिमांड है, मतलब आपको कितना चाहिए। और दूसरा है सेल्फ सर्विस भी है ये, इसको सेल्फ सर्विस भी बोलते हैं। जैसे आपका डिमांड है उसके हिसाब से आपको ये मिलेगा। दूसरी चीज इसके कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि भाई ये रिसोर्स पुलिंग करता है। अच्छा, रिसोर्स पुलिंग अब क्या होता है? किसी को पता है रिसोर्स पुलिंग? रिसोर्स पुलिंग होता है कि भाई अलग अलग लोग अलग अलग, जैसे कार पुलिंग होता है वैसे रिसोर्स पुलिंग होता है। तो ये एक टर्म है कि भाई यार डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस यूज कर सकते हैं। सबको एक ही क्लाउड नहीं दे दे रहे हम। डिफरेंट पीपल आर यूजिंग डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, जैसे एक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये मेजर्ड सर्विस देता है। मतलब आपको जितनी चाहिए उतनी ही देगा,
आपको ज्यादा नहीं देगा, कम नहीं देगा, और आपको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। पांचवा हमारा है रैपिड इलास्टिसिटी। ये भी हमारा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में आता है। अच्छा, अब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क है? एसेंशियल मतलब आप की से समझ लो, की कैरेक्टरिस्टिक्स या थोड़े से इंपॉर्टेंट, या मतलब जो सिर्फ यूनिक है या क्लाउड में ही होते हैं, इनको आप एसेंशियल। और नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक इसकी और भी 15 20 25 30 काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके मैं आपको अभी आगे नाम बता दूंगा। और इनको हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं नॉर्मल को, और वो भी आप उनमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एसेंशियल पूछा जाएगा तो आपकी ये 4 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जिसका आपको पता भी होना चाहिए। अच्छा, अब रैपिड इलास्टिसिटी क्या होता है? रैपिड इलास्टिसिटी ये होता है कि आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज योर रैम, सॉरी, यू कैन इंक्रीज योर रैम। इंक्रीज रैम। रैम सबको पता ही होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे फोन में होती है, लैपटॉप में होती है, सभी में होती है। वो हम क्लाउड में इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गए। अब इसके कुछ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि भाई ये मासिव स्केल है, ये वर्चुअलाइजेशन करता है, ये लो कॉस्ट का सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? 1 मिनट में थोड़ा सा लिख देता हूँ। दूसरा ये वर्चुअलाइजेशन करता है। तीसरा एक ये लो कॉस्ट है, क्योंकि एज कंपेयर टू आप एक हार्ड डिस्क खरीदो, और एज कंपेयर टू आप क्लाउड पे स्पेस लो, वो थोड़ा सा कम पड़ेगा। इसमें सिक्योरिटी एडवांस है। और भी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मतलब फिलहाल के लिए अभी हम, मतलब आप ऐसे 10 15 और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सर्विस ओरिएंटेड है, रीसाइलेंट कंप्यूटिंग है, कई सारे इसमें डिप्लॉयमेंट्स मॉडल हैं। तो प्राइवेट क्लाउड मिल जाता है हमको, पब्लिक मिल जाता है हमको, हाइब्रिड मिल जाता है, इनको भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। तो ये ऐसी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी मेन मैंने आपको बताई दी थी। अच्छा, क्लाउड के सर्विस मॉडल्स देख रहे हैं हम क्या देखने जा रहे हैं? क्लाउड के सर्विस मॉडल। अच्छा, सर्विस मॉडल क्या होता है? सर्विस मॉडल है कि वो आपको किस किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 सर्विस मॉडल हैं। पहला हमारे पास है SaaS। इसको हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एज अ सर्विस। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नाम से ही क्लियर है, हमको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, हमने उस पर काम करना है। तो यही है कि भैया, इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे होता है कि आपने गूगल स्प्रेडशीट का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, मतलब आप इंटरनेट पे देख सकते हैं गूगल स्प्रेडशीट क्या होता है। ये SAS आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। और अगर आप ईमेल का नाम सुन ले, अगर हम जो ईमेल करते हैं, वो भी हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आ जाता है। और इसकी क्लियर एक डेफिनेशन यही है कि भाई ये इट प्रोवाइड सम सॉफ्टवेयर which can run on your system and running on cloud infrastructure, and it can be accessed by more than one client। मतलब ये हम लिख सकते हैं, ये की पॉइंट है, कैन बी एक्सेस बाय, 1 मिनट, हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मोर देन वन क्लाइंट। अच्छा, अब इसके बाद में हमारा एक दूसरा आता है, हमारा इसका सर्विस मॉडल आता है, जो है हमारा IaaS। अच्छा, अब IaaS क्या है भैया? IaaS है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर
एज अ सर्विस, ये आगे आप फुल फॉर्म पूरी कर लीजिएगा। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या देता है? ये बताएगा हमें कि आपने आपको जो इसने क्लाउड प्रोवाइड किया है, वो वो मतलब वो एज पर रिक्वायरमेंट है, और उसमें आप अपनी रैम वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, आप स्टोरेज भी इंक्रीज कर सकते हो। इन दिस यू कैन रैम इंक्रीज कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और उसके अलावा भी मतलब उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आप इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि मॉडल्स डाल सकते हैं आप उसमें कई सारे, और कई सारे चेंजेस अगर आपको उसमें करते हैं करने हैं तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका एग्जांपल क्या है भैया? इसका एग्जांपल है, मान लीजिए आप जो भी वर्चुअल मशीन जितनी भी होती हैं, मतलब क्लाउड भी एक हिसाब से वर्चुअल ही है, बट कई सारी और वर्चुअल मशीन्स होती हैं। अ, इसके बारे में मुझे इतना डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब इसके एग्जांपल में हमें लिख सकते हैं। दूसरा, हम इसके बारे में सर्वर लिख सकते हैं। अच्छा, सर्वर्स क्या होते हैं? सभी को पता होगा भाई, बड़े बड़े काम जो होते हैं बड़े बड़े सिस्टम में होते हैं, जिनका लार्ज डेटाबेस होता है, जैसे फेसबुक, गूगल, मेटा, इन सब का, या जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी का लार्ज डेटा सेट होता है, तो उनके सर्वर्स ज्यादा होते हैं, तो वो भी हम मतलब उसको भी हम स्केलेबल बना करके रैम वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आता है। और एक एक एग्जांपल इसका नेपटल की पीपीटी में दे रखा है, अमेजोन वेब सर्विस। अमेजोन वेब सर्विस जो है, वेबसाइट सर्विस जो है उनकी, वो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आती है। ठीक है ना? हम लिख देते हैं इसमें अमेजोन वेब सर्विस। देखिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम सारा कवर कर ले। मैं भी ये चाहूंगा कि कोई बोर ना हो, है ना? क्योंकि मतलब ज्यादा पढ़ाने से आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और अगर मैं इंटरेस्टिंग नहीं बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे यार ये क्या पढ़ा रहा है। तो मतलब मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, और मैं आपको एकदम इफिशिएंट इफिशिएंट कंटेंट दे पाऊँ, और एकदम मतलब नॉलेजेबल, जो आपका अप टू द पॉइंट हो डायरेक्ट, मतलब हमको मतलब फालतू का इधर उधर का कंटेंट हमको ना मिले। अब ये तीसरा और लास्ट हमारा क्लाउड का सर्विस मॉडल है, वो है PaaS। ये होगा हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये जो हमारे ये जो क्लाउड सर्विस मॉडल है, ये सारे नाम से ही क्लियर है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, थोड़ा सा मतलब वो है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर का तो नहीं पता पड़ेगा, तो इसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई रैम इंक्रीज है, स्केलेबल है, आप स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हो, और अमेजोन वेब सर्विस का आप एग्जांपल दे सकते हैं। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होगा जो मोर देन वन क्लाइंट से मतलब यूज हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी यूज कर रहा है। जैसे जूम मीटिंग है, या जैसे नेटफ्लिक्स है, या और कई सारी चीजें हैं, जो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। सॉरी, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल मैंने गलत दे दिया। जैसे जूम मीटिंग है, गूगल कैलेंडर है, हमारा गूगल मीट है, ये कई सारे सॉफ्टवेयर, कोडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं कई सारे, जैसे VS कोड है, वो कई सारे लोग यूज कर रहे हैं ना, एक यूज नहीं कर रहा कोई। तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंडर हम उसका एग्जांपल मतलब डाल सकते हैं। और अब हमारे पास है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, हम कई सारी चीजें बना सकते हैं। और फिर वही है, मतलब एज अ सर्विस, मतलब वो हम सर्विस के रूप में यूज करेंगे, और पेड तो होगा ही। अच्छा, अब इसका क्या एग्जांपल है? इसमें भी आप कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का एग्जांपल डाल सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से ज्यादा, मतलब इसमें आप ये सारे एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे VS कोड वगैरह के। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स जो भी वेब सर्वर्स होते हैं जितने भी, मतलब जैसे क्रोम हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और एक ओपेरा मिनी हो गया, और भी कई सारे मतलब होते हैं। ब्रेव हो गया, आपका ब्रेव भी एक ब्राउजर है, वेब सर्वर्स है, वो सारे आपके प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आ जाएंगे। और जो बड़े बड़े डाटाबेस होते हैं, वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। हाँ, ठीक है ना? अच्छा, अब अगर हमारा ये मॉडल्स हो गए, तो अब हम आएंगे डिप्लॉयमेंट्स मॉडल में। देखिए, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? अगर बोर हो रहे हैं तो हम 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, है ना? हम एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जिसमें हम देखिए चॉइस पेज हम कर चुके हैं। हालांकि जो 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 हमारी स्क्रीन का साइज है, उसमें हम बहुत कम लिख पा रहे हैं, मतलब एक पेज में हम कम लिख पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एफिशिएंट कंटेंट लिखें, डायरेक्ट अप टू द पॉइंट लिखें।
और मतलब इधर उधर का कंटेंट कम लिखे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वही बताऊँ। और और मतलब इसमें थ्योरी काफी ज्यादा है, तो हमको हमको जरूरत है कि भैया हम अच्छे से जो भी कंटेंट है उसको कवर करके जाएं। मतलब वो नहीं है, मतलब फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने का इसमें चक्कर नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं ही है, मतलब बहुत कम फॉर्मूले हैं या नहीं है। और है ना, और थ्योरी इसमें बहुत ज्यादा है, हमको काफी मतलब आप एक एक हिसाब से बोल सकते हैं कि अगर आपको आगे तक याद रखना है तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर हम उसकी लंबी सी एकदम डीप प्लेलिस्ट बनाएंगे। लेकिन अभी जैसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करा रहे हैं, तो अब जैसे हमारा एग्जाम आने ही वाला है, मतलब 13 दिन बचे हमारे, 13-14 दिन है, 18 को तो हमारा एग्जाम ही है, और 5 तो आज हो गई है। तो हमने कोशिश करना है कि हम जैसे तैसे, अगर नहीं हो रहा है तो भी हमको रटना पड़ेगा, मतलब कुछ भी हो जाए हमको ये थ्योरी रटनी पड़ेगी। और हमको मतलब अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करना है, ताकि फिर हमको सर्टिफिकेट भी तो चाहिए, हमको एलाइट वाला सर्टिफिकेट भी तो चाहिए ना, है ना। ठीक है, अब हम डिप्लॉयमेंट्स मॉडल देख लेते हैं, है ना। डिप्लॉयमेंट्स मॉडल्स, ये है ना, ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है क्लाउड में जितनी भी हैं। बस जरूरत है कि हम इनको अच्छे से एक बार पढ़ लें और एक बार मतलब समझ लें। जैसे पहले भी हमने देखा, हमको नाम से क्लियर हो जा रही है। मतलब हमने सर्विस मॉडल, हमने हमने सर्विस मॉडल देखे जो भी हमको नाम से क्लियर हो जा रहे हैं। अभी डिप्लॉयमेंट्स मॉडल भी मैं आपको बताऊंगा, आपको नाम से क्लियर हो जाएंगे उनकी डेफिनेशन। पहला हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल है प्राइवेट क्लाउड। यह मतलब क्लाउड कितने टाइप के हो रहे हैं। इट मतलब प्राइवेट क्लाउड ये है कि भाई ये इट कैन एक्सेस ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, या ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होता है। मतलब प्राइवेट क्लाउड है, मतलब मान लीजिए, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आईआईटी खड़गपुर जिसका ये कोर्स है, उनने ही अपना एक प्राइवेट क्लाउड लॉन्च कर रखा है, जिसका नाम है हाइपर वी। क्या है? हाइपर वी इस क्लाउड का नाम है, जो आईआईटी केजीपी, आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर्स और वहाँ के कुछ रिसर्चर स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जो मतलब उन्हीं का डाटा उसमें स्टोर रहता है, वो और कोई नहीं कर सकता, मतलब आप में उसको यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा हमारे पास है एक पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड भी नाम से क्लियर है, जैसे प्राइवेट था, प्राइवेट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। पब्लिक क्लाउड मतलब कैन बी एक्सेसिबल फॉर और, कैन बी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए एक्सेसिबल है। अच्छा, अब इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल डीओसी ले सकते हैं, या हम अमेजोन ले सकते हैं। अमेजोन के जो क्लाउड है, या एक एम एस क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक क्लाउड है, जो भी हम मतलब पब्लिकली यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा क्लाउड आता है, एक कम्युनिटी क्लाउड आता है। ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड होता है ये, मतलब बेसिकली लगभग सिमिलर है, सिमिलर टू प्राइवेट, लेकिन एक डिफरेंट है कि भाई ये मतलब बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मतलब जैसे रिलायंस हो गई या और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो ये मतलब उनके 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 द्वारा शेयर किया जाए, उनके लिए उनके थ्रू शेयर किया जाता है कि भैया शेयर्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ऑन वर्क। मतलब हम तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन बिग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो मतलब उनके लिए काम का है ये। मतलब नाम से ही क्लियर है ना, मतलब कम्युनिटी है पूरी, मतलब वो नहीं है कि सिंगल कोई छोटा मोटा स्कूल हो, या कोई मतलब छोटा बड़ा सा कोई कॉलेज हो। ये बड़ी सी कम्युनिटी के लिए क्लाउड है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्लाउड का मतलब डिप्लॉयमेंट मॉडल हमारे पास आ रही है, ये आता है हाइब्रिड। ठीक है, अच्छा, अब हाइब्रिड क्लाउड क्या है? हाइब्रिड क्लाउड नाम से क्लियर है, जैसे हाइब्रिड नाम की टर्म हमने पहले भी सुन रखी है, ये है हमारा कॉम्बिनेशन, सॉरी, कंबाइन ऑफ टू और मोर क्लाउड। दो या दो से ज्यादा डिप्लॉयमेंट मॉडल का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो हमारा हाइब्रिड क्लाउड जाना जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिख लूं कि प्राइवेट
प्लस पब्लिक, तो ये अल्टीमेटली हमारा ये हाइब्रिड क्लाउड हो जाएगा। या इसके साथ में मैं प्लस कर सकता हूँ कम्युनिटी, या दो से ज्यादा होना चाहिए ना, तो हम तीनों को भी एक साथ प्लस कर सकते हैं, तो फिर ये भी हमारा अल्टीमेटली ये हमारा हाइब्रिड क्लाउड ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आकर के अब हमारा मतलब डिप्लॉयमेंट्स मॉडल भी खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने मतलब देख ही लिया होगा कि भाई कितने ये मतलब कितने डिप्लॉयमेंट्स मॉडल हैं, और कितना मतलब डेफिनेशन सबकी नाम से क्लियर है। अच्छा, अब हमको देखनी चाहिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्योंकि ये भी हमारा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज कर रहे हैं, और मतलब क्या है ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग में, और मतलब सबसे पहले कि हमको क्या बेनिफिट है। तो हम एडवांटेज पे आ जाते हैं। अ, एक मिनट हाँ, सबसे पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या एडवांटेज है। एक जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी सबसे पहले, जो मैं आपको ट्रेंड्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बता रहा था, यूटिलिटी कंप्यूटिंग और अपना ग्रिड कंप्यूटिंग, और उससे पहले मैंने आपको ये बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। उनमें मैंने आपको उसमें अगर आप लोग को याद हो, या मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूटिलिटी कंप्यूटिंग मैंने आपको लास्ट में बताया था, जिसमें डेटा बैकअप की समस्या आ रही थी। हमारा डेटा बैकअप बड़ी मुश्किल से हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक तो एडवांटेज वही है कि भैया जो बैकअप है, बैकअप जो है वो बड़ा ही हमारा इसमें अच्छा है, और मतलब वो इंक्रीज्ड है, और मतलब बैकअप की इसमें बढ़िया मतलब हमारे पास हम बोल सकते हैं सुविधा है, या हमारे पास मतलब ऑप्शन है कि हम इसमें बैकअप रख सकते हैं। क्योंकि एक बार जो डेटा स्टोर हो गया ना क्लाउड में, फिर वो डिलीट जब तक आप नहीं करोगे वो फिर नहीं होगा। मतलब है ना। और इसमें आप स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, जैसे स्केलेबल भी है, जैसे कि हमने देखा अभी अभी हमने इसमें देखा था क्लाउड के मॉडल्स में कि भाई हम रैम बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, तो और डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब काफी वो है, इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, है ना। एक मिनट। ठीक है, आइए वापस आ गया मैं। सॉरी, मतलब मुझे छोटा सा काम याद आ गया था, इसलिए मतलब वो करने चला गया था। अच्छा, अब जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं, हमारा लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, इसलिए अभी हमको काफी सारी दो चार चीजें और हमको डिसएडवांटेज भी देखने हैं, और हमको इश्यूज वगैरह देखने हैं। अच्छा, एक तो हमारा बैकअप है, दूसरा एक कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट सेविंग है, हम इसको बोल सकते हैं कॉस्ट सेविंग है हमारा ये, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा तीसरा हमारा ये है कि इसका मेंटेनेंस मेंटेनेंस कम आता है, लो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस है। चौथा चौथा इसका है कि भैया इसकी सिक्योरिटी ज्यादा है, सिक्योरिटी भी इसकी मतलब अच्छी अच्छी खासी सिक्योरिटी हमें इसमें मिल जा रही है। अच्छा, पांचवा पांचवा इसका एडवांटेज ये है कि भैया स्टोरेज कैपेसिटी बहुत सारी है, मतलब यहाँ हम अनलिमिटेड बोल सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। अ, तो ये हमारी इसकी एडवांटेज हो गए, और भी इसकी काफी सारे एडवांटेज, जैसे हम लिख सकते हैं कि भैया सिक्योरिटी का तो हमने पहले लिख दिया, हमने स्टोरेज लिख दिया, हमने
कॉस्ट सेविंग भी लिख दिया। हम इसमें लिख सकते हैं वेरियस मॉडल्स, मॉडल्स है। और दूसरा ऑन डिमांड सर्विस है। और दूसरा ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप एडवांटेज में भी डाल सकते हैं। मतलब वैसे तो मतलब मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हालांकि हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन ही आने वाले हैं, नेप्टल के एग्जाम में ऑप्शनल ही आते हैं, लेकिन फिर भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको एडवांटेज में भी लिख सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं ना। हर चीज के अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी डेफिनेटली होंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज हमेशा अच्छी ही होती है। उसकी अगर चार अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयां भी होंगी। अच्छा, डिसएडवांटेज में सबसे पहली चीज है कि भैया इंटरनेट का कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है तो आपका क्लाउड का नेटवर्क चला जाएगा, आप उसको फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि एट एनी टाइम आपको कनेक्शन मस्ट रिक्वायर्ड है, मतलब हमेशा मतलब रिक्वायर्ड है। और दूसरा इसका आता है कभी सर्वर एरर आ जाता है, इसके सर्वर के इशू आ सकते हैं। जैसे हमने कई बार सुना है ना, आज किसी साइट का सर्वर डाउन है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन की बुकिंग कर रहे हैं आईआरसीटीसी से, तो उसका सर्वर डाउन है। या कोई कोई और किसी वेबसाइट का, जैसे किसी की कॉलेज की वेबसाइट का सर्वर डाउन है, आप ये भी बोल सकते हैं ना। तो सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है। तीसरा आ जाता है कि हमारे पास लिमिटेड कंट्रोल है इसका, है ना, हमारा कंट्रोल इसका लिमिटेड है। और बस ये तीन चार डिसएडवांटेज हैं हमको, मतलब इतनी सफिशिएंट है। और और इससे ज्यादा मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, नोट शेयर कर दूंगा मैं आपको, जिसमें एकदम अच्छे से लिखा होगा कि भाई क्या क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। और मतलब और क्या क्या चीजें हैं जिनमें जिनमें डीप डीप लिखा हुआ होगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। दूसरा दूसरा मैं इसके एडवांटेज में आपको एक चीज बताना भूल गया कि भैया ये है ना, ये एक आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अ, ये भी एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करता है। परफॉर्मेंस भैया ऐसे इंक्रीज करता है, आप बोलेंगे कि क्लाउड तो अभी बना है, पर ये है ना कि बिना क्लाउड के जैसे आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हैं, और उसमें थोड़ी सी काफी कई बार दिक्कत आ जाती है, ये ड्राइव है वो ड्राइव है, कई बार हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है हमारी। ये आपने काफी सुना होगा कि नए नए लैपटॉप की हार्ड डिस्क करप्ट हो गई। अच्छा, ये एक अलग इशू है, हार्ड डिस्क करप्ट करप्ट कैसे होती है उसकी भी एक अलग सी मतलब थ्योरी है, उसका कुछ कारण होता है, मतलब उसके कुछ रीजन होते हैं, मतलब हमारी गलती की वजह से हम कुछ ऐसी फाइल्स उसमें, करप्टेड फाइल उसमें आ जाती है, या कुछ ऐसी फाइल्स आ जाती है जो उसमें नहीं आनी चाहिए, या हम किसी को अच्छे से ओपन नहीं कर पाते तो हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है। ये सारी चीजें उसमें नहीं है ना क्लाउड में, तो हमारी परफॉर्मेंस काफी काफी हमारी वो मतलब इनहांस हो रही है, हमारी परफॉर्मेंस एफिशिएंट परफॉर्मेंस हो रही है हमारी, है ना। और दूसरा ये हमारा 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 जो डॉक्यूमेंट है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाता है, कंपेरेबिलिटी भी बढ़ाता है ये तीन चार और एडवांटेज हैं इसकी। और हमको स्टोरेज तो मैंने आपको बताया हमको बहुत मिलता ही है, हम डेटा भी इसमें बहुत बहुत स्टोर कर सकते हैं। और इसमें ये है कि हम भाई जो लेटेस्ट वर्जन आया है, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन आया है वही हमारे लिए अवेलेबल है ना। अब एक दो डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। भाई ऐसा है कि भाई ये स्लो भी हो जाता है कई बार, इट कैन बी स्लो। अच्छा, अब ये डिसएडवांटेज और ये जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी डिसएडवांटेज, ये वाली के भैया ये है ना इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसको आप एक हिसाब से रिलेट कर सकते हैं कि भैया अगर इंटरनेट कनेक्शन ही कम है तो फिर कैसे मतलब वो होगा, मतलब कैसे फिर वो चलेगा, तो ये स्लो तो डेफिनेटली होना ही है ना। और दूसरा दूसरा ये है कि कई बार हमारी ही गलती की वजह से कि भैया ये थ्योरी प्रैक्टिकल में कम है, लेकिन ये है कि भैया कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनमें हमारा डेटा कई बार लॉस हो जाता है। तो मतलब स्टोर्ड डेटा कैन बी लॉस।
स्टोर्ड डेटा लॉस हो सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टोरिंग मेथड इसमें उसका रिस्क कम है, तो इसके लिए हम इसको इसको प्रेफर करते हैं। और दूसरी छोटी मोटी डिसएडवांटेज जो होगी मैं आपको मतलब और उसके नोट्स में शेयर कर दूंगा, है ना। अच्छा, अब हमारा हमारे हमारे आगे कुछ कुछ हमारे इकोनॉमिक्स की टेबल हैं जिनमें मतलब जैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का कुछ है, और मतलब पब्लिक क्लाउड वगैरह यूज के बेनिफिट्स हैं, ये हमारे इतने वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बेनिफिट्स हैं कि भैया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्यों बेनिफिशियल है कि भाई यूजर सब्सक्राइब टू वेब सर्विस एंड वेब एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ बाइंग अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं आपकी पीपीटी भी देख रहा था साथ साथ में कि उनमें क्या क्या चीजें हैं। तो इनमें कई सारे मॉडल्स दे रखे हैं जो 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 हमको मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इनको इनको नोट्स में कवर कर देंगे। अभी लेक्चर क्या है कि लंबा हो जाएगा काफी, वैसे तो बहुत लंबा हो चुका है। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर में आ जाते हैं, अब हम, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर में आ जाते हैं कि भैया हमारा क्या आर्किटेक्चर है। एक एक मैं चीज आपको बीच में बताना चाहूंगा जो शायद मैंने स्किप कर दी। ये वर्चुअल मशीन का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट है जो जो हम कवर कर लेते हैं। इसका भी मतलब क्वेश्चन बन सकता है। वर्चुअल मशीन्स का एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, जो कि हमारा ये वीएम वेयर द्वारा दिया गया है, वीएम वेयर ने जो है इसको दिया है, ठीक है ना। और अच्छा, अब ये क्या होता है, अच्छा वीएम मतलब वर्चुअल मशीन ही हो गया। और तो ये वीएम टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नो लिखा है मैंने, आगे आप समझ जाएगा क्योंकि लाइन कम थी। वीएम टेक्नोलॉजी अलाउस मल्टीपल मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। अच्छा, मल्टीपल वर्चुअल मशीन टू रन ऑन सिंगल वीएम लिख दे रहा हूँ वर्चुअल मशीन। अच्छा, मल्टीपल वर्चुअल मशीन सिंगल वर्चुअल मशीन पे रन होगा, ये मतलब क्या है। ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि आपके क्लाउड यूज कर रहे हैं, और मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, जो मान ले इंडिया, जो हम मान लेते हैं इंडिया बेस्ड एक कंपनी है, आपका बेंगलोर में हेड ऑफिस है, और आप ही का कंपनी का एक क्लाउड है। आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका डेटा उसमें स्टोर है, और आप उसमें काफी सारा मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये मान लीजिए आपका एक क्लाउड है, इसको हमने एक्स वाई जी नाम हम इसको दे देते हैं। तो अब एक मान लीजिए एक इंडिया से इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना। अब एक इसको यूएस से एक्सेस कर रहा है, ठीक है। एक इसको यूके से एक्सेस कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम से एक्सेस कर रहा है। एक इसको फ्रांस से एक्सेस कर रहा है। एक एक मान लीजिए इसको यूएई से एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये दुनिया की अलग अलग लोकेशन है, ये सारी क्या है, डिफरेंट लोकेशन है। लेकिन ये सारे लोग इसको यूज कर पा रहे हैं ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि डिफरेंट लोकेशन से हमारा जो क्लाउड है, हमारी जो वर्चुअल मशीन है, हमारा जो क्लाउड है, या हमारी जो वीएम मशीन, हमारा जो वीएम है वर्चुअल मशीन है, उसको वो यूज कर पा रहे हैं। और डिफरेंट टाइम जोन है उनका, और डिफरेंट उनका प्लेस है, फिर भी वो यूज कर पा रहे हैं, और वो सारे टास्क, वो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मशीन का, ये क्लाउड में हमारा थोड़ा मतलब हमको थोड़ा जानने की जरूरत है कि ये भी मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मशीन का, जो हमारा मतलब हमारा काम का है और हमारे काम आ सकता है ना। अच्छा, अब हम एक क्लाउड के हम इसमें आर्किटेक्चर में आ जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, मैंने आर्क लिखा है क्योंकि हमारे पास जैसा आप जानते हैं स्पेस कम है। अच्छा, अब क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या है। ये एक मतलब ये मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि ये एक हाई लेवल का आर्किटेक्चर है। मतलब ये मतलब जैसा कि हम जानते हैं, और जैसा कि मतलब कई सारे आर्टिकल्स में भी देखने को मिलेगा, या आप ऑनलाइन देखेंगे, आप नेप्टल नेप्टल की पीपीटी भी देखेंगे ना, या पीडीएफ देखेंगे, तो आपको उसमें लिखा होगा कि भाई ये हाई लेवल आर्किटेक्चर है। और इसका बिजनेस का मतलब बिजनेस आर्किटेक्चर अलग होता है, अलग क्वालिटीज होती हैं। तो इसका इसका एक मॉडल है जिसको हम XaaS से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? XaaS से। अच्छा, अब XaaS की फुल फॉर्म क्या है?
एक, 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 मे, मे, मेरी आवाज कट रही थी शायद। अगर अगर मेरी आवाज कट रही थी तो मैं पिछला वाला रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, हम एक्स ए एस को, अब एक्स ए एस की फुल फॉर्म पे थे हम, एक्स ए एस को हम क्या बोल सकते हैं? हम एक्स ए एस को बोल सकते हैं मतलब एक्स मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग एज अ सर्विस। ठीक है। हम एक्स ए एस को मतलब कोई भी बिजनेस मॉडल हो सकता है हमारा। तो हम मतलब ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई कुछ भी चीज हो सकती है हमारे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके क्या एग्जाम्पल हैं? एक्स ए एस के जैसे ना, इसके इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एम एस एज्यूर। ए जेड जेड है वो, एक मिनट थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। हाँ, ये सही हो गया। एम एस एज्यूर इसका एग्जांपल है, या amazon EC2 है। amazon 2 भी, amazon EC2 भी XaaS का ही एग्जांपल है। मतलब एनीथिंग एज अ सर्विस, और इन इन सब के आर्किटेक्चर हैं, और फिर इन सब के सर्विस मॉडल के बेनिफिट्स हैं फिर, है ना? तो हम सर्विस मॉडल देख लेते हैं XaaS वाला, मतलब मतलब क्या क्या चीजें हैं इसमें। एक हमने जैसे सॉफ्टवेयर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देखा था, वैसे एक बिजनेस बिजनेस प्रोसेस एज अ सर्विस भी होता है, जिसको हम BPaaS बोलते हैं, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। यह है बिजनेस प्रोसेस एज अ सर्विस। ठीक है। बिजनेस प्रोसेस एज अ सर्विस है, जो कि हमारा मतलब तीनों से अलग है, लेकिन ये मेन नहीं है, लेकिन ये भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है भैया। और इसके बाद में हम मतलब काफी कंटेंट आज कवर कर चुके हैं। हमारा XaaS का थोड़ा सा सर्विस मॉडल का डिस्क्रिप्शन हमारा रहता है, और हमारे क्लासिक मॉडल रहते हैं, और हमारा एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, और 1 टायर 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर होते हैं। उनका भी हल्का सा इंट्रोडक्शन इसमें है, जिसको जिसको हम कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दें। आज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमारा लेक्चर ये काफी लंबा हो गया है, और अब मतलब ऑलमोस्ट हमने इसमें कवर कर लिया है, वीक 1 का हमने कवर कर लिया है। और मतलब वीक 1 में हमारा XaaS बचता है, और वीक 2 में जो स्टार्टिंग के डिप्लॉयमेंट्स मॉडल हैं उनको हमने मतलब वैसे ही मतलब डीपली पढ़ ही लिया है। पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, ये हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया है। अब इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, ऑन साइट पब्लिक, ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड है, और आउटसोर्स नाम के कुछ क्लाउड हैं हमारे। मतलब आउटसोर्स जैसे नाम से ही क्लियर है, जो हमारे सोर्स के अंडर नहीं आते हैं। और कम्युनिटी क्लाउड में भी थोड़ा सा ऐसा है। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, जो हमारा कल या परसों जब भी होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि उनमें इनको जल्दी से जल्दी कवर करें, है ना? तो आज के लेक्चर के लिए ये जितने भी मैंने मतलब लिखा है नोट्स, मैं आपको शेयर कर दूंगा, और उसके अलावा भी जो नोट्स बनेंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। और मतलब मेरे पास अच्छे नोट्स और एक पड़े हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द शेयर कर दूं। वो अभी थोड़े से इनकम्प्लीट हैं, तो उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करके मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, अगर है ना आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, है ना? सभी को ऑल द बेस्ट। मैं सबसे पहले लिखता हूँ ऑल द बेस्ट। ठीक है ना? मतलब किसी को भी एग्जाम से वो डरने की या हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। हम मतलब पूरा कवर करेंगे, अपना सिलेबस नहीं छूटेगा, है ना? अपन पूरा कवर करेंगे, और मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।